वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम के आगाज़ में आज सबसे अहम खबर हम शेयर करेंगे। सबसे पहले अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया और एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा सुनाई थी। आज की समाअत का अहवाल जानेंगे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस की 11 साल बाद समाअत हुई। दौरान समाअत क्या कुछ हुआ और आइंदा समाअत कब होगी, ये भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, हम अपनी पाक फ़ौज को खिराज अकीदत भी पेश करेंगे। हमारे जवान जो कि मुल्क के दिफा के लिए ना सिर्फ हमा वक्त तैयार हैं बल्कि अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि इस दौरान पाक फौज के 23 जवान शहीद भी हुए। इन कार्रवाइयों का मकसद और इनका सद्देबाब जानने की हम कोशिश करेंगे। गजा की सूरत हाल भी जानेंगे। शोहदा की तादाद 18,000 से तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल जंगबंदी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही और गजा की तबाही को दूसरी जंग अजीम से बदतर करार दिया जा रहा है। कुछ दीगर इश्यूज भी होंगे आज न्यूज़ रूम का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ जो कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी हो गए हैं, तो नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया केस में बरी हुए, एक बड़ा रिलीफ उन्हें मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। अदालत आलिया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। इस दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मफरूजे पर बात नहीं हो सकती। ये बताएं कि नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन से पैसा बाहर भेजा था। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि सबूत मफरूजात की बुनियाद पर सजा नहीं होती। सबूत हैं तो बताएं। ये बात भी सामने है कि मियां मोहम्मद शरीफ कारोबार थे और अदालत ने रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद को 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी और ये कहा गया कि मफरूज़ों पर यह बात नहीं होगी। नवाज शरीफ के लिए अदालत से एक और बड़ा रिलीफ मिल चुका है। अब देखना यह है कि इसके बाद पार्टी की पोजीशन कहाँ पे होती है और यकीनन खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को अदालत से आज एक बड़ा रिलीफ मिला है और आज अदालत आलिया ने ये रिलीफ उन्हें दिया है। अदालत ने कहा है कि मफरूज़े पर बात नहीं हो सकती है। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत नहीं थे। नवाज शरीफ के लिए अदालत से एक और बड़ा रिलीफ मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया था वो फैसला सुना दिया है और एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। तो अदालत ने उन्हें आज एक रिलीफ दिया है। मफरूज़े पर बात नहीं हो सकती। ये बताएं कि नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन से पैसा बाहर भेजा। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत नहीं था। इस तरह से आज नवाज शरीफ साहब को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। अल अज़ीज़िया केस में भी उनको बरी कर दिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो दीगर केसेस थे उनमें भी वो सुरखरू हुए और आज जो अल अज़ीज़िया केस था उसमें भी उनको बरी कर दिया गया है, यानी उन्हें एक बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो महफूज फैसला है वो सुनाया है। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया गया। अदालत आलिया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। इस दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि मफरूज़े पर बात नहीं हो सकती। ये बताएं कि नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन से पैसा बाहर भेजा। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि ये भी बुनियाद सज़ा थी। सबूत हैं तो बताएं। ये बात भी सामने है कि मियां मोहम्मद शरीफ का कारोबार था। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद को 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, तो आज ये सज़ा भी कलअदम हो गई है। अदालत से नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। अल अज़ीज़िया केस में भी उनको बरी कर दिया गया है। तो अल अज़ीज़िया केस में भी नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है अदालत की जानिब से। एक और उनको रिलीफ मिल गया है। अदालत ने ये कहा है कि मफरूज़े पर बात नहीं हो सकती और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नैब के गवाह वाजिद ज़िया भी खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं है। तो जब सबूत नहीं है तो किस बुनियाद पर इनकी सज़ा को बरकरार रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल सज़ा सुनाई थी। अब ये फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला महफूज किया था, जिसको सुना दिया गया है। हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस समाअत का अहवाल जान लेते हैं। साकिब बताइएगा, यकीनन नवाज शरीफ साहब को अदालत से आज एक बड़ा रिलीफ मिला है। दौरान समाअत क्या कुछ हुआ, अहवाल बताइएगा।
साकिब, आपको आवाज आ रही है? साकिब, आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा इस समात से मुतालिक। जी 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 बिल्कुल। जैसे कि आज नवाज शरीफ के लिए एक बड़ा दिन था। आज नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। अल अज़िया रेफरेंस पे आज समाअत हुई। समाअत तकरीबन 2 घंटे जारी रही। जैसे कि समाअत शुरू होती ही नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल का आगाज़ किया। दलाइल ख़त्म होने के बाद नैब प्रोसिक्यूशन दलाइल देने के लिए रोस्टम के सामने आए और इस्तदा की कि नवाज शरीफ की जो अपील है वो रिमांड बैक किया जाए, एहतसाब अदालत वापस भेजा जाए, जिसके बाद अदालत ने इसकी इस्तदा को मुस्तरद किया। गुज़श्ता समाअत में भी नैब ने इस्तदा की थी कि जो रिमांड बैक किया जाए इस केस को, वो भी उसको मुस्तरद कर दिया गया था। तफसीलात के मुताबिक जैसे कि एवन फील्ड में भी एहतसाब अदालत में जो है 11 साल की सज़ा सुनाई थी और अल अज़िया रेफरेंस में भी एहतसाब अदालत ने 7 साल की सज़ा सुनाई थी और रवां साल जो है नवंबर में इस जो ये अल अज़ीज़ा एवन फील्ड की जो अपीलें हैं वो बहाल की थी, उनकी समाअत मुकर्रर की थी और समाअत मुकर्रर होने के बाद एवन फील्ड में मियां नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिला है, उनको बरी कर दिया गया है। जैसे कि आज जैसे कि समाअत हुई, समाअत जो है मुख्तसर जो है फैसला सुनाया गया था। जैसे कि दोनों जानिब से बताइएगा कि तफसीली फैसला कब तक आ जाएगा? तफसीली फ़ैसला मुमकिना तौर पर जो है वो आज रात को या कल सुबह ये तफसीली फ़ैसला सामने आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जब मियां नवाज शरीफ की ये ख़बर सामने आई है कि उनको अल अज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है, साथ साथ ये भी बता चलूँ कि तमाम तर जितने केसेस थे उनमें नवाज शरीफ को सुर्खरू कर दिया गया है, उनको बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान ने मिठाइयाँ भी तकसीम की। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालत नंबर 1 में रहनुमा भी मौजूद है। अच्छा साकिब, ये बताएगा कि जिस तरह से यकीनन उन्हें तमाम केसेस से जो ज़मानत है वो मिल गई है, वो बिल्कुल बरी हो गए हैं, अदालत ने उनके हक में फ़ैसला दिया है, रिलीफ बल्कि उनको मिल गया है। अब ये बताइएगा कि नाअहली के हवाले से जो तलवार उन पर लटक रही है उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, नाअहली की जानिब से जो है जैसे कि आज तमाम तर जितने केसेस थे मियां नवाज शरीफ के ऊपर उसमें उनको रिलीफ मिल गया है और तमाम तर जितने केसेस थे जिनकी वजह से उनको नाअहल किया गया था, एहतसाब अदालत की जानिब से भी जो उनको जो है सज़ा सुनाई गई थी, तमाम तर जितने जो फैसले थे एहतसाब अदालत की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो कालादम करार दिए गए हैं। तो अब ये हो सकता है कि इनको जो नाअहली है वो ख़त्म हो सकती है। जैसे कि मियां नवाज शरीफ जो है वो समाअत से पहले मिनिस्टर इनक्लेव में इसहाक डार के रिहाइशगाह पे मौजूद थे और अपने सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की और जो केसेस के हवाले से जो है उनकी लीगल टीम में उनको ब्रीफिंग भी दी है। इस वक्त पे जो है मियां नवाज शरीफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जा चुके हैं और इस वक्त भी उनके कुछ रहनुमा वहाँ पे मौजूद हैं और जश्न का समा है और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में भी वहाँ पे मौजूद रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी और जैसे कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं और अपने सियासी जितने रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें भी करेंगे और मज़ीद जो इलेक्शन के हवाले से जो है इस पर मुशावरत भी करेंगे। यकीनन आज नून लीग के हवाले से अगर हम बात करें तो नून लीग के लिए एक बड़ा दिन है और इसको सेलिब्रेट भी किया जाएगा। अदालत से एक बड़ा रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिल गया है। साकिब, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे, समाअत का अहवाल बता रहे थे। डायरेक्टर नॉर्थ आदिल सईद अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनका रुख कर लेते हैं। अच्छा, उनसे भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आज नवाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, अदालत से आज उन्हें रिलीफ मिला है। जो महफूज फैसला था वो सुना दिया गया है और एहतसाब अदालत बेस पर उनको सज़ा सुनाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि सबूत नहीं है। तो इस तरह से नवाज शरीफ के लिए अदालत से एक और बड़ा रिलीफ मिल गया है। ये आप मनाजिर उस वक्त के देख रहे हैं जब उनको बरी करार दे दिया गया और उनको रिलीफ मिल गया।
तो नून लीग यकीनन आज बहुत खुश है और इस खुशी को यकीनन सेलिब्रेट भी किया जाएगा। मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं और इसके साथ साथ इससे पहले हमने देखा था कि नवाज़ शरीफ साहब को जब रिलीफ मिला था तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने तमाम फैसले अल्लाह पे छोड़े थे और मुझे ये जो रिलीफ मिला है वो इस सूरत मिला है क्योंकि कोई भी मेरे ख़िलाफ़ सबूत मौजूद नहीं थे। आज भी एक बड़ा रिलीफ उन्हें मिला है और एहतसाब अदालत का जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया और नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला आया और इस तरह से उनको एक बड़ा रिलीफ मिल गया और वो तमाम ही केसेस में सुरखरू हो गए हैं। नवाज़ शरीफ साहब जब वतन वापस आए थे तो उनको मुख्तलिफ़ केसेस का सामना था। यही कहा जा रहा था कि उनकी जो कानूनी टीम है वो बड़ी मेहनत कर रही है इन केसेस से मुताल्लिक और ये केसेस जब अदालत में जाएंगे तो नून लीग खासी पॉजिटिव थी कि तमाम केसेस से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि बेबुनियाद ये केसेस बनाए गए थे। तो आज एक बड़ा दिन है क्योंकि तमाम ही केसेस से अब कायद नून लीग नवाज़ शरीफ सुरखरू हो गए हैं। अब देखना ये है कि आगे इंतखाबात को लेके किस तरह से चलते हैं और नून लीग का अगला लाहे अमल क्या होता है। बज़ाहिर तो हम देख रहे हैं कि नून लीग हमें ऑन ग्राउंड बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ भी बहुत एक्टिव हैं और जो पार्टी की तंजीम साजी का सारा इंतज़ाम है वो मरियम नवाज़ ही देख रही हैं और नवाज़ शरीफ साहब भी एक्टिव हैं। इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। पार्टी टिकट्स के हवाले से भी वो बहुत चुने हुए लोगों को लाना चाहते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो आपसी मामलात हैं उनको भी बहुत अच्छे से खुश उसलूबी से हमें चलाना है। साथ ही साथ जब नवाज़ शरीफ साहब वापस आए थे तो मफाहमत की उन्होंने बात की थी कि हम किसी ना तो सियासी जमात के साथ लड़ना चाहते हैं और ना ही हम किसी और इदारे के साथ कोई रंजिश रखना चाहते हैं, बल्कि हम मफाहमत के साथ मिलकर आगे चलेंगे। गो के बहुत से सवालात भी खड़े हो गए और बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि इन्हें लाडला बना दिया गया है। खैर ये तो अब दीगर हम जब बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ और मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों के साथ तो हम मुख्तलिफ जमातों की राय जानेंगे। लेकिन अगर हम नून लीग की बात करें तो उनके लिए एक आज बड़ा दिन है क्योंकि अदालत से उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। नून लीग इसको सेलिब्रेट कर रही है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। डायरेक्टर आदिल सईद अब्बासी हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जान लेते हैं। आदिल सईद अब्बासी, यकीनन नून लीग के लिए आज बड़ा दिन है। कायद नून लीग नवाज़ शरीफ साहब जो तमाम केसेस से अब सुरखरू हो गए हैं, ये बताएगा कि दौरान समात क्या हुआ और ये भी बताएगा कि किस तरह से अब इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आदिल, फिर कॉल कट गई है। राजे फिर कॉल कट गई है। कॉल आई। आदिल से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे और अभी हम आपको बताएं कि नवाज़ शरीफ साहब जिनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, एहतसाब अदालत का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया गया है और नवाज़ शरीफ साहब को एक बड़ा रिलीफ इस तरह से मिला है कि तमाम ही केसेस में अब वो सुरखरू हो गए हैं। इस कामयाबी को सेलिब्रेट भी किया जा रहा है और साथ ही साथ मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। अब देखना यह है कि नून लीग का अगला लाहे अमल क्या होगा। आज दौरान समात अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जब कोई सबूत ही मौजूद नहीं है तो किस तरह से सज़ा को बरकरार रखा जाए और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि नैब के जो गवाह हैं वाजिद ज़िया, वो भी कह रहे हैं कि सबूत मौजूद नहीं हैं। तो इस तरह से एक बड़ा रिलीफ अल अज़ीज़िया केस में भी नवाज़ शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ साहब बरी हो गए और इस तरह से तमाम ही केसेस से उनको रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ आज जो नवाज़ शरीफ की अपील थी उस पर समात हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इसकी समात की और फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया था। बादशाह ये मुख्तसर सा फैसला सुनाते हुए अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर हुई और उन्हें केस में बरी कर दिया। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समात का अहवाल जान लेते हैं। आदिल, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा आज दौरान समात क्या कुछ हुआ और अब नवाज़ शरीफ साहब को जो रिलीफ मिला है, नून लीग किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है इसको? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील
जो है वो मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और जो नवाज शरीफ के वकील हैं अमजद परवेज वो भी अदालत में पेश हुए, नायब प्रोसिक्यूटर्स भी अदालत में पेश हुए। जो सज़ा मिली थी नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से 24 दिसंबर 2018 को यह सजा सुनाई गई थी एहतसाब अदालत की जानिब से। एवन फील्ड रेफरेंस में 7 साल की सजा थी और 2.5 लाख पाउंड का जुर्माना किया गया था। वो सजा जो है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दी गई है। अमजद परवेज की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनके दलाइल जो है गुज़िश्ता समाअत पर मुकम्मल हो चुके थे, ताहम आज दोबारा जो है वो समाअत जब शुरू हुई तो अमजद परवेज ने कहा कि मैं कुछ दलाइल जो है वो देना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आप दलाइल जो भी देना चाहते हैं वो दें। जिसके बाद अमजद परवेज ने आज दलाइल देते हुए कहा कि इस्तग़ासा के स्टार गवाह जो हैं वाजिद ज़िया, उन्होंने एतराफ़ किया था कि ज़ेरे मुतल्लिक़ कोई शवाहिद जो है वो मौजूद नहीं है। प्रोसिक्यूशन को साबित करना था कि बेनामी जायदाद बनाई गई। अगर इस मुतल्लिक़ कोई सबूत नहीं दिया गया तो ये आमदन से ज़ायद असासों का केस नहीं बनता। ये कहकर अमजद परवेज ने अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल किए। जिसके बाद नायब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल का आगाज़ किया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बुनियादी तौर पर इस केस में अल अज़ीज़िया हिल मेटल के इल्ज़ामात हैं और अल अज़ीज़िया में पहले बताएं कि कितने पैसे भेजे गए, कैसे भेजे गए और फैक्ट्री कैसे लगी। ये नैब को चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किया गया, जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये वाइट कॉलर क्राइम का केस है, पाकिस्तान में मौजूद शवाहिद इकट्ठे किए हैं। अदालत ने कहा कि आप ये बताएं वो कौन से शवाहिद हैं जिनसे आपका इनका ताल्लुक जो है वो केस से जोड़ रहे हैं। जायदादों की मालियत से मुतल्लिक कोई दस्तावेज है तो कोई दस्तावेज तो होगा, ये चीफ जस्टिस की जानिब से नायब से पूछा गया, जिस पर बताया गया कि आप बताएं अल अज़ीज़िया कब लगाई गई, नवाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक है। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से नायब प्रोसिक्यूटर से पूछा गया, जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सबूत में दस्तावेज उनके अपनी नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये केस ये किसके हवाले से दस्तावेज हैं। इस आपने पिछली समाअत पर कहा था कि जज के हवाले से तासुब का मामला जो है वो मौजूद है। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी नवाज शरीफ के वकील से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम ऑब्जर्वेशन थी, जज को मिसकंडक्ट पर ओहदे से हटाया गया। नैब आपको बहुत रियायत दे रही है, पता नहीं आप क्यों नहीं ले रहे। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कहा गया। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज से कहा कि हमने अरशद मलिक से मुतल्लिक दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समाअत पर कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। ये तो आपने कहा था कि आप इस दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। नैब वकील की बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के अरशद मलिक के केस के फैसले में ऑब्जर्वेशन काफी मजबूत है। वो दरख्वास्त अगर ना भी होती तब भी अगर वो फैसला हमारे सामने आ जाता तो हम उसको मलहूज़े खातिर लाते। ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। दौरान समाअत नैब की जानिब से एक बार फिर ये इस्तदा तो बता रहे थे, लेकिन आप ये भी बताइएगा कि इससे पहले हमने देखा था कि जब एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला था तो उन्होंने कुछ मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, मुख्तसर से गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा था कि मैंने तमाम फैसले अपने अल्लाह के हवाले किए थे। आज उन्होंने कोई गुफ्तगू की? देखिए, इस हवाले से आज नवाज शरीफ जो है वो बड़े मुतमईन दिखाई दिए और उनकी जानिब से आज भी यही कलमात अदा किए गए कि मैंने अपना फैसला जो है वो अल्लाह पर छोड़ा था और अल्लाह ने कहा था कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आप हमें समाअत का अहवाल तफसीलन बता रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं आज की बड़ी और अहम खबर, नवाज शरीफ साहब को जो बड़ा रिलीफ मिला है। आदिल सईद अब्बासी हमें समाअत का अहवाल बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि इससे पहले जबकि नवाज शरीफ साहब को एवनफील्ड रेफरेंस में रिलीफ मिला था तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था और आज भी उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह पे तमाम फैसले छोड़े थे और अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है। नवाज शरीफ के लिए अदालत से एक और बड़ा रिलीफ मिला है। एवनफील्ड के बाद अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी उनको बरी करार दे दिया गया है, तो तमाम केसेस से वो सुरखरू हो चुके हैं, यानी अब वो कॉन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर नहीं रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे की क्या स्ट्रेटजी बनाई जाती है इंतखाबात को लेके। हम देख रहे हैं कि नून लीग खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि
इंडोर और आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं नून लीग की वो भी काफ़ी तेज़ हो गई हैं। और अब जबकि नवाज शरीफ साहब जो तमाम केसेस में सुरखरू हो गए हैं, बरी हो गए हैं, अब देखना ये है कि आगे की स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाती है नून लीग की जानिब से। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, जिनको अदालत से बड़ा रिलीफ मिला है, जिस तरह से हमें आदिल भी बता रहे थे कि आज बड़े वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी बराह रास्त ये चलते हैं, मुस्तफ़ा कमाल गुफ्तगू कर रहे हैं। जब यहाँ पे हठधर्मी चलती है, आप रिजल्ट अनाउंस शोर शराबा करके चुप हो जाएंगे। आपने 4-4.5 साल तक इसी तरह अनाउंस करके पीटीआई की हुकूमत चलाई नहीं है क्या? आप फिर चला लो। अगर पाकिस्तान में इतनी सख्त है अब कि वो ये सारा बोझ, ये बर्डन बर्दाश्त कर सकता है तो कर लो ये काम। नहीं है पाकिस्तान में इतनी सख्त, आप फिर चला लो। अगर पाकिस्तान में इतनी सख्त है अब कि वो ये सारा बोझ, ये बर्डन बर्दाश्त कर सकता है तो कर लो ये काम। नहीं है पाकिस्तान में इतनी सख्त अब कि पाकिस्तान को 2018 की जेरीमेंडरिंग का नतीजा हम ऐसे दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, कोगमायर में धंसते चले जा रहे हैं कि हम निकलने का नाम नहीं ले पा रहे। सब चीजें तबाह बर्बाद हो गई। ये क्यों हुई है? ये पाकिस्तान में 2018 में इमरान खान साहब को जबरदस्ती यही जेरीमेंडरिंग करके लाकर बिठाने का नतीजा है कि आपने सब कुछ, सब पे बम मार दिए सारे आपने, और आपने अपना टारगेट अचीव किया। ये नहीं देखा कि आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो आप कोलैटरल डैमेज कर रहे हो, आप कुछ पाकिस्तान में छोड़ ही नहीं रहे हो। ये जो हमारे लोग करम फरमा कुछ कहते हैं ना, ये कोलैटरल डैमेज है, टारगेट अचीव हो रहा है। और भाई टारगेट अचीव करने में आप तोप से मक्खी मारेंगे तो भाई वो तो फिर लेफ्ट राइट की सारी तबाही बर्बादी होगी ना, मक्खी सिर्फ थोड़ी मरेगी। तो आप गोले मारोगे, तो आपने गोले मार दिए 2018 में सिर्फ इमरान खान को लाने के लिए। आज देखो मुल्क का क्या असर है। आप यही सारा कुछ आप 2024 के इलेक्शन में नहीं कर सकते। यही 2024 के इलेक्शन में आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फिर जाकर कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो लॉयर टीम है, हमारी फरूक नसीम साहब, अकबर भाई, हमारे इलेक्शन सेल के सारे जिम्मेदारान और पूरी तमाम पार्टी के और जितने लोग हैं, नाम लिए बगैर मैं सबको मैं शाबाश और खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप लोगों की अनथक मेहनत की वजह से आज जो है वो हाई कोर्ट का फैसला आया। उम्मीद करता हूं कि 2 दिन के बाद जो 6 केसेस हमारे और लगे हुए हैं, आज जज साहब जो है वो आज जज साहब मौजूद थे, वहाँ जज मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का लॉयर नहीं आए, वकील नहीं आए, जिसकी वजह से ये 6 केसेस की हेयरिंग आज नहीं हो सकी है। तो ये अब चली गई है, परसों चली गई ये हेयरिंग। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आज फैसला हुआ है, हमारे मौक़िफ़ की तायद की गई है। ये जो डिलिमिटेशन का फैसला है इसको सेट असाइड कर दिया, कलअदम करा दिया गया है, और ऑर्डर और ये डायरेक्शंस पास हो गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को, कि 48 घंटों में MQM की बात को के ऊपर जो उनकी तजावीज़ हैं उसके ऊपर नज़रसानी करके फैसला दिया जाए, इस डिलिमिटेशन को सही किया जाए। मैं इस पर अदालत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अच्छा, मैं बता देता हूँ इसमें रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन इससे पहले आज की एक बड़ी और अहम खबर ये थी कि कायद नून लीग नवाज शरीफ, जिनको एक बड़ा रिलीफ मिला है एवनफील्ड के बाद, अब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी वो बरी करार पाए हैं, यानी तमाम केसेस से वो सुरखरू हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, नवाज शरीफ साहब को बड़ा रिलीफ मिल चुका है अदालत की जानिब से, एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, यानी अब वो कॉन्विक्टेड एब्सकॉन्डर नहीं रहे। किस तरह से अब वो आगे चलेंगे, और एक चीज़ जो रह गई है नाअहली के हवाले से, उसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, वो जो अब तो सारे जो उनके खिलाफ केसेस थे वो तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब वो दूध के धुले, हम जिसे कह सकते हैं कि दूध के धुले हैं। दूसरा जो उनके खिलाफ जो 62(1)(f) के तहत उनकी नाअहली थी, जो बेटे से तनख्वाह ना रहने पर ताहयात नाअहली थी, उस पर जो शहबाज शरीफ हुकूमत है वो ऑलरेडी एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है, जिसके तहत नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल मुकर्रर की गई थी। इसी वजह से जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट ने
एक नाअहली के केस की समाअत के दौरान मामला टेकअप किया है और उसमें उन्होंने उसको जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया। एक किस्म का उन्होंने जो इसमें उबहाम था वो तो दूर कर दिया है कि या तो इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसके तहत जो नाअहली की मुद्दत है वो चलेगी, या सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जो जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में था, जिसको जस्टिस अता बंदयाल ने जो है वो फैसला लिखा था, उसमें 62(1)(f) की जो नाअहली है वो ताहयात लिखी गई थी। तो वो जो एक अभाम है वो तो लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली पेशी में जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और चूंकि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कह चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बाद जो पार्लियामेंट की कानून साजी है उससे जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म हो गया है। तो अब नवाज शरीफ के लिए बज़ाहिर कोई जो है कानूनी रुकावट अब नहीं रही। वो इलेक्शन में जो है हिस्सा ले सकते हैं और उसके बाद वो अपनी मामलात को आगे लेके चल सकते हैं। तो अभी तक तो यही सूरत हाल है। आगे हालात क्या बनते हैं ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो क्यास राइयाँ हैं इलेक्शन के हवाले से, जैसे कल आसिफ जरदारी ने कहा कि इलेक्शन शायद कुछ दिन के लिए आगे चले जाएं। उन्होंने भी जो जिस चीज़ को जवाज बनाया था वो दहशतगर्दी का मामला था, और आज जो डेरा इस्माइल खान में जो दहशतगर्दी का बड़ा एक वाक़या हुआ है उसकी वजह से जो मौलाना फजलुर रहमान है वो पहले ही इस किस्म के खदशात का इजहार कर चुके हैं कि केपी के अंदर जो है इलेक्शन कैंपेन चलाने में उनको मुश्किलात आ रही हैं। तो आज का जो दहशतगर्दी का वाक़या है उसकी वजह से हो सकता है कि पॉलिटिकल जमातें जो केपी के अंदर हैं उस तरह से अपनी इलेक्शन कैंपेन ना चला सके। तो ये एक तलवार जो है दहशतगर्दी की वो इलेक्शन के ऊपर लटक रही है। लेकिन अभी तक के जो फैसले हैं उसके मुताबिक तो 8 फरवरी को पोलिंग होनी है। आप देखते हैं कि आगे मामलात को किस तरह से लेके चलते हैं। तो बाकी जहाँ तक नवाज शरीफ तो क्लियर हो चुके हैं कानूनी मामलात से, अब वो जो सियासी जो उनका मैदान है अब वो यकीनी तौर पर गर्म करेंगे। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के शेड्यूल का अनाउंस करेगा उसके बाद जो बाज़ाब्ता नवाज शरीफ जो है उस कैंपेन के लिए निकलेंगे। तो जो कानूनी मामलात हैं वो अब उनके उस पर कुछ नहीं रह गए, सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो उनकी नाअहली है, और वो भी एक किस्म से जो कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इससे पहले भी ताहयात नाअहली के हवाले से अपने रिमार्क्स में एक क्लैरिटी दे चुके हैं। कल जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, तो 2 जजेस की तो क्लैरिटी हो चुकी है। अब देखते हैं कितने रुकनी जो एक बड़ा बेंच बनता है इसकी हवाले से उसमें जजेस की क्या राय होती है और वो क्या फैसला देते हैं। दौरान समाअत बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात भी रही कि एक तो कहा गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर सजा किस तरह से बरकरार रखी जाए, और दूसरा ये कि नैब के गवाह वाजिद ज़िया के हवाले से भी कहा कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो नैब के हवाले से भी बहुत से सवालात हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है, यानी पहले वो ठीक थे या अब ठीक हैं। देखिए नैब जो है वो लियाकत अली खान से आप अगर नज़र डालें तो लियाकत अली खान से जो है वो नैब इस तरह के जो इदारे जो एहतसाब के लिए बनाए जाते हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए या मुखालफिन को कुचलने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। यही काम लियाकत अली खान के दौर में हुआ, यही अयूब खान के दौर में हुआ, फिर हमने ज़िया-उल हक के दौर में देखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में देखा, फिर हमने जो ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स 90s के दौर में यही सारा कुछ देखा। कभी जो है वो सैफ रहमान चेयरमैन नैब बने और उन्होंने ये सारा कुछ किया। तो ये मामला तो काफ़ी अरसे जा। इसमें जो इम्पोर्टेंट नवाज शरीफ के मामले में है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक JIT तश्कील दी जिसकी सरबराही वाजिद ज़िया ने की, और उस JIT के अंदर एक जो है वो सबूत इकट्ठे किए गए, और ये अल अजीजिया के अंदर जो आज अदालत के अंदर मामला टेकअप भी किया गया कि ये सारी फोटो स्टेट्स के ऊपर जो है वो एविडेंस लगाए गए थे। तो जिस पे अदालत ने कहा कि जो 40 स्टेट्स हैं इनकी बुनियाद पर तो हम किसी को मफरूजे की बुनियाद पर तो नहीं दे सकते, और जो इन डॉक्यूमेंट थे इन पर मफरूजा कायम करने वाले वाजिद ज़िया थे जो उसके थे, और उनकी तफ्तीश की बुनियाद पर नैब ने जो है वो रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत में दायर किए थे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जो इस सारे मामले पर निगरान जज भी हैं और आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं, उनके लिए इखलाकी तौर पर नवाज शरीफ की बरियत से उनके ऊपर इखलाकी तौर पर बड़े सवाल उठ गए हैं, क्योंकि ये सारे केसेस जो है उनकी
निगरानी में नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए थे और एहतसाब अदालत में चलाए गए थे, और इवन जो एहतसाब अदालत का फैसला था उसमें भी उनकी जो है वो राय शामिल थी। अब नवाज शरीफ सारे मामले से बरी हो चुके हैं, तो जहां सिर्फ नैब आदिल, जिस तरह से आपने आगाज किया कि नवाज शरीफ साहब बरी हो चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि दूध के धुले हो गए हैं, क्योंकि तमाम ही केसेस से उनको रिलीफ मिल गया और नाअहली के हवाले से भी जो इब्हाम है सुप्रीम कोर्ट की अगली पेशी पर, वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है, तमाम ही केसेस से वो सुरखरू हो गए हैं। आज हम एक और अहम समात की बात करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस की 11 साल बाद समात हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समात की। अदालत की वेबसाइट पर समात को बराह रास्त दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जुल्फ़िकार भुट्टो के वरसा को वकील मुकर्रर करने की इजाज़त भी दे दी गई। पहली समात के हुक्मनामे में कहा गया कि भुट्टो रेफरेंस को हुकूमत ने वापस लिया ना ही लेना चाहती है। अदालती मुआवनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। मामले के काबिले समात होने पर फौजदारी और आइनी माहिरीन की राय क्या होगी। सदारती रेफरेंस में अदालत की मुआवनत के लिए 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए गए हैं। ये समात अब जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला किया गया है। बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त कार्रवाई बराह रास्त नशर होने पर गैर मौसर करार दे दी गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समात के दौरान कमरा अदालत में ही मौजूद रहे। सदारती रेफरेंस अभी भी बरकरार है, वापस नहीं लिया गया। एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 दीगर जजेस ने ज़ाती वजूहात पर माजरत की और इसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी केस की समात के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच की तश्कील पर यह वजाहत सामने आई। रेफरेंस में ताख़ीर पर कहा कि लंबे अरसे तक केस दोबारा फिक्स ना होने पर बतौर चीफ जस्टिस मैं माजरत चाहता हूँ। 2 जजेस ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इससे माजरत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि लंबे अरसे तक केस फिक्स ना होने पर मैं माजरत चाहता हूँ। तो आज दौरान समात चीफ जस्टिस की जानिब से भी ये रिमार्क सामने आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी केस को अदलिया के लिए एक इम्तिहान करार दे दिया है। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज भी कुछ कुव्वतें नहीं। जुल्फ़िकार भुट्टो ने अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। कौम को बताया जाए जुल्फ़िकार भुट्टो बेकसूर थे। हम समझते हैं कि ये जहाँ ये एक इम्तिहान है हमारा जुडिशरी के लिए, वहाँ साथ साथ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर हमें कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था, जिसको हमने मर्डरर करार दे दिया, वो तो he is the victim। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया और अपने उसूलों पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं की। आपको बताएंगे जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी केस से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस है क्या। सदारती रेफरेंस 5 सवालात पर मबनी है। क्या जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा। अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाने का फैसला जानिबदार नहीं था। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सजाए मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाहान के बयानात इनको सज़ा सुनाने के लिए काफ़ी थे। तो आज जो समात हुई है इसका अहवाल हम जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, हमें बताइएगा आज की समात का अहवाल, क्या अदालती कार्रवाई रही।
जी बिल्कुल, भुट्टो फांसी केस में जो सदारती रेफरेंस है उस पे आज 9 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसने समाअत की। इससे पहले जो ये रेफरेंस था ये जो साबिक सदर आसिफ जरदारी उनकी जानिब से दायर किया गया था और ये अप्रैल 2011 में दायर किया गया था, जबकि 2 जनवरी 2012 में इसकी पहली समाअत हुई थी और टोटल इसकी 6 समाअतें हो चुकी हैं, जबकि 11 साल के बाद आज इस केस की जो है रेफरेंस की दोबारा समाअत हुई है और 9 रुकनी जो लार्जर बेंच उसने समाअत की है। जबकि फारूक एच नाइक जो वकील हैं उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जो है यहाँ इसमें फरीक बनना चाह रहे हैं और मैं उनकी नुमाइंदगी करूंगा। इससे पहले जो पिछली समाअत थी उसमें बाबर रहमान जो है वो नुमाइंदगी कर रहे थे और अटॉर्नी जनरल से जब चीफ जस्टिस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ये केस चलाना चाहती है। फारूक एच नाइक ने कहा कि जो जज थे नसीम हसन उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जब ये फैसला किया तो वो दबाव में थे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मार्शल लॉ वालों की बात माननी पड़ती है और इसके साथ जब बात की जस्टिस मंसूर अली शाह की तो उन्होंने कहा कि दूसरे नज़रसानी की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है, कल कोई फरीक आकर पुराना मुकदमा निकलवा सकता है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि क्या हम आर्टिकल 186 के तहत किसी अदालती फैसले को देख सकते हैं। ठीक है, क्या कल सदर शबीना नकवी बहुत शुक्रिया इस समाअत का अहवाल आप हमें बता रही थी तफसीली तौर पे। आज हम आपको बताएं कि 12 साल बाद इस केस की हेयरिंग हुई है और समाअत का अहवाल हमें शबीना नकवी ने बता दिया है। हम दीगर इशूज़ के साथ वापस आएंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी आपको बताएं अच्छी खबर स्टॉक मार्केट से, जहां पे तेज़ी का सिलसिला जारी रहा। मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर 414 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। KSE 100 इंडेक्स 66,426 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में इंडेक्स तेज़ी के बायस 66,604 की बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ है। तो आपको बताएं कि जो तेज़ी का सिलसिला है स्टॉक मार्केट में वो जारी है। स्टॉक मार्केट तेज़ी का सिलसिला जारी रहा और मार्केट की सूरत हाल क्या रही और आइंदा आने वाले दिनों में क्या ऐसी ही तेज़ी हम एक्सपेक्ट करें, इस पे भी हम बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी स्टेट बैंक की जानिब से कर दिया गया है और आपको बताएं कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेट बैंक ने ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी ने ये ऐलान किया है। कमेटी के इजलास के बाद ये ऐलान किया गया है और इस इजलास का अहवाल जान लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का जिसमें ऐलान हुआ है। नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब बताइएगा। तो माह के लिए मौजूदा पॉलिसी रेट 22% जो है वो उसको बरकरार रखने का फैसला किया है और इसकी खास तौर वजूहात जो नवंबर में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है वो और गैस की कीमतों में जो इजाफा है ये दो वजह है। खासतौर अजनास की कीमतों की हवाले से भी जो इजाफा है इनके बायस शरह सूद जो है वो 22% तक बरकरार रखने का फैसला किया गया। आज मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में कहा गया है कि माहाना बुनियादों पर तो महंगाई में इजाफा हुआ है लेकिन सालाना बुनियादों पर कमी आई है और खासतौर IMF के साथ जो डील है वो इस वक्त तक बातचीत जारी है और जैसी इसका फाइनल नतीजा आएगा तो शरह सूद में भी जो है कमी के इम्कान बढ़ जाएंगे और मुख्तलिफ जो अशारिये बताए गए हैं मईशत के हवाले से वो बेहतर बताए गए हैं। खासतौर आलमी मार्केट में जो ऑयल की कीमतों में कमी आई है उसका भी इम्पेक्ट आने वाले दिनों में मुल्की मईशत पर पड़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया नजीब नाइच, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अब न्यूज़ रूम में हम आए हैं। न्यूज़ रूम में भी वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे हम ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू अनदर आवर ऑफ द न्यूज़ रूम और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबर के हवाले से। कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का जो फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा सुनाई थी। आज इस फैसले के दौरान और समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या रिमार्क्स किए गए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब एक और अहम समाअत, साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस की 11 साल बाद समाअत हुई। दौरान समाअत क्या कुछ हुआ और आइंदा समाअत
कब होगी ये भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, हम अपनी पाक फ़ौज को खराज अकीदत पेश करेंगे। हमारे जवान, हमारे बहादुर जवान जो कि मुल्क के दिफा के लिए न सिर्फ हम वक्त तैयार हैं बल्कि अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। एक कार्रवाई हुई है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं और इस दौरान 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जबकि इस ऑपरेशन के दौरान पाक फ़ौज के 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। इन कार्रवाइयों का मकसद क्या है और सद्देबाब इसका क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। गज़ा की सूरत हाल भी जानेंगे। शहदा की तादाद 18,000 से तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन अभी फ़िलहाल जंगबंदी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ कुछ दीगर इशूज़ भी हम न्यूज़ रूम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी और अहम खबर ये कि कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब, जिनको रिलीफ मिल गया है, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी वो बरी हो गए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि एवनफील्ड रेफरेंस में वो बरी हुए और अब अल अज़ीज़िया में भी वो बरी हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया। अदालत आलिया ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। इस दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स दिए कि मफरूज़े पर बात नहीं हो सकती। ये बताएं कि नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन से पैसा बाहर भेजा। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, मफरूज़ात की बुनियाद पर सज़ा नहीं होती। सबूत हैं तो बताएं। ये बात भी सामने है कि मियाँ मोहम्मद शरीफ का कारोबार था। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद को 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसको कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला महफूज किया था वो सुना दिया गया। तो इस तरह कायद नून लीग नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में बरीयत की खुशी भी मनाई गई, मिठाई तकसीम की गई। लीगी कारकुनों और कायदीन की जानिब से एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई। लीगी कारकुनों का कहना था कि अदालत ने मेरिट पर फैसला करते हुए नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। आज साबित हो गया कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए झूठे मुकदमात बनाए गए। यासीन आज़ाद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यासीन साहब, आज हम देख रहे हैं कि नून लीग और ख़ास तौर पे कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब, उनको एक बड़ा रिलीफ मिला है। तमाम ही केसेस से अब वो सुरखरू हो गए हैं, यानी अब वो इश्तिहारी, एब्सकॉन्डर या कॉन्विक्टेड नहीं रहे। कानून क्या कहता है कि अब ऑल क्लियर है इंतखाबात के लिए? नवाज शरीफ साहब बिल्कुल तैयार हैं? देखिए, बाइज्जत तरीके से जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 अपीलें थी, उनके मुताबिक वो बरी हो गए। ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन का जो सजा का जो टाइम पीरियड उसका जजमेंट के अंदर किया गया था कि इतने सालों के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे, वो बाइज्जत बरी होने के बाद वो शर्त बिल्कुल खत्म हो गई। इन तीनों केसों में बरी हो जाने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना अब मेरे नजदीक को मसला नहीं है। कानूनी एतबार से वो क्लियर है, चूँकि जब बाइज्जत तरीके से बरी हो गए तो वो जो टाइम पीरियड था डिस्क्वालिफिकेशन का वो खत्म हो गया, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। तो आपने देखा होगा कि इससे पहले 2 केसों में उनको बरी किया गया, आज इस केस में उनको बरी कर दिया गया। ये 3 अपीलें ऐसी थी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, और तीनों अपीलों का फैसला हो जाने के बाद नवाज शरीफ साहब का मामला इंतखाबात का मेरे हिसाब से किसी हद तक क्लियर है। मेरे नजदीक सिर्फ एक बात बाकी बची है, वो ये है कि जो लाइफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, मेरे वो जहाँ तक लाइफ से डिस्क्वालिफिकेशन का तल्लुक है, आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी आदमी को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपनी जगह पे है। इसके सिलसिले में आज आपने देखा होगा कि जो प्रिंट मीडिया में खबर लगी और मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, उसमें ये बात आई है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक लार्जेस्ट बेंच कंस्टिट्यूट की और पहली दफा 184 नए कानून के मुताबिक उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया। और उनका कहना यह है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट और इलेक्शन एक्ट एक दूसरे को साथ नहीं चल सकती, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में आपने ये कर दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा जो है 5 साल की है, और वहाँ पे आपने उनको लाइफ के लिए, उनको जंगीर को उनको लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया। तो ये आपने दोनों चीजें अपनी जगह हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद आने सुप्रीम कोर्ट ने जो लार्जेस्ट बेंच बनाई है वो 2-4 दिन के अंदर उसका फैसला कर लेगी। यानी यासीन साहब, नाहली के हवाले से जो भी इल्हाम है वो सुप्रीम कोर्ट की, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं 1-2 दिन तक और अगली पेशी पर, ये इल्हाम भी खत्म हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उनके सब कुछ चीज बचेगी नहीं।
क्योंकि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ से ये डिस्क्वालीफाई किया था वो आइन की रूह के मुताबिक नहीं था। वो फैसला मेरे नजदीक बिल्कुल गलत था। उस वक्त की जो सूरत थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिस अंदाज में उन्होंने फैसले किए, आज भी बहुत सारे जजमेंट आपने देखा होगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हमारे काजी फैज ईसा साहब आए, उन्होंने कहा कि चैम्बर में पास स्टे ग्रांट किए गए और उन्होंने कहा इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब लार्जर बंद कंस्टिट्यूट कर दी है। आज इवन देखें कि भट्टो साहब के रेफरेंस को भी उन्होंने इंटरटेन किया। जाहिर है कि जो केस था वो बुरा था, सही था, लेकिन वो केस के मुताबिक उनको सजा हो गई, वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन कम अज कम ये दाग तो दोहराया जा सकता है कि जुल्फिकार अली भट्टो साहब को जो सजा मौत दी गई वो गलत दी गई थी। जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसला कोई अच्छा फैसला नहीं था जिसके मुताबिक उनको सजा दी गई। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, 11 साल बाद अब इसकी समाअत होने जा रही है। देखना ये है कि क्या इस हवाले से अपडेट्स होती हैं। अच्छा यासीन साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से एवनफील्ड रेफरेंस का जब फैसला आया था तो तब भी जो दूसरी जमातें थी उनकी जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही थी। वो कह रहे थे कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये रिलीफ इन्हें दिया गया है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि ये इनके साथ बहुत ज़्यादा बड़ा नरम रवैया बनाया गया है। तो आप बताइएगा कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये रिलीफ इन्हें मिला है, या बिल्कुल एक स्मूथ ये केसेस थे और रिलीफ इन्हें मिल गया है? अपील आदमी का है और मियां साहब ने जो राइट ऑफ अपील उन्होंने एक्सरसाइज की है। बहुत सारे लोगों को सजाई मौत होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर देता है। तो कोर्ट जो होते हैं वो ये देखते हैं कि बंदे के साथ जो केस बनाया गया वो केस बनता भी है या नहीं बनता। लास्ट टाइम जब पहला केस उनके खिलाफ मियां साहब उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, उसी दिन ऑनरेबल जजेस ने कह दिया था कि भाई ये केसेस नहीं बनते। हाँ जी। और जो आज वाला केस है इसमें आपने देखा होगा पहले दिन नैब ने ये कहा कि इसको वापस इंसाफ कोर्ट में भेज दें। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुखालफत की गई थी कि नहीं, हाई कोर्ट ही हमारी अपील को सुने और फाइनली डिसाइड करे। मेरे नजदीक रिमांड करने का कोई कंसेप्ट था नहीं, वो गलत था। फिर जब अपील हो गई और अपील में हेयरिंग के बाद कोर्ट के 2 जज जब बैठे हैं, चूंकि डीबी डिसाइड करती है, तो वो मेरिट पे जब ये देखते हैं कि कोई केस नहीं बनता तब जाके बरी करते हैं। लिहाजा ये कहना कि रिलीफ दे दिया गया, ये कर दिया गया, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं करता। मेरे नजदीक बिल्कुल गलत है। मेरिट से अपीलों का फैसला हुआ है, मेरिट से उनको सुना गया। ठीक है, यानी आपको लगता है कि मेरिट पर ये फैसला हुआ है और कोई आउट ऑफ द वे जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये रिलीफ उन्हें नहीं मिला। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नून लीग के कायद को आज एक बड़ा रिलीफ मिला है। इससे पहले भी हमने देखा था कि उनको एवनफील्ड रेफरेंस में भी रिलीफ मिला था, और आज अल अज़ीज़िया में भी उनको रिलीफ मिल गया है। इसके साथ साथ आज के दिन एक और अहम केस की समाअत हुई। 11 साल बाद साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की है, और अदालत की जो वेबसाइट है उस पर समाअत को बराह रास्त दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट की ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के वरसा को वकील मुकर्रर करने की इजाज़त भी दे दी गई है। पहली समाअत के हुक्मनामे में कहा गया कि भुट्टो रेफरेंस को हुकूमत ने वापस दिया ना ही लेना चाहती है। अदालती मुअव्वनीन को नोटिस जारी करके जवाब दिया जाएगा। मामले के काबिले समाअत होने पर फौजदारी और आइनी माहिरीन की राय क्या होगी। सदारती रेफरेंस में अदालत की मुआवनत के लिए 9 मुअव्वनीन को मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि समाअत जनवरी तक मुलतवी करने का जो फैसला था बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त कार्रवाई बराह रास्त नशर होने पर गैर मौसर करार दे दी गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समाअत के दौरान कमरा अदालत में ही मौजूद रहे। सदारती रेफरेंस अभी भी बरकरार है, वापस नहीं लिया गया। एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 दीगर जजेस ने ज़ाती वजूहात पर माजरत की और इसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो फांसी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच की तश्कील पर यह वजाहत भी सामने आई। रेफरेंस में ताख़ीर पर कहा कि लंबे अरसे तक केस दोबारा फिक्स ना होने पर बतौर चीफ जस्टिस मैं माजरत चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि लंबे अरसे तक ये केस फिक्स नहीं हुआ, जिस पर मैं
माजरत चाहता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी केस को अदलिया के लिए भी इम्तिहान करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज भी कुछ कुव्वतें ये नहीं चाहती कि इंसाफ मिले। अदालत से अपील है कि तारीख को दुरुस्त किया जाए। जुल्फ़िकार भुट्टो ने अपने असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। कौम को बताया जाए कि जुल्फ़िकार भुट्टो बेकसूर थे। हम समझते हैं कि ये जहाँ ये एक इम्तिहान है हमारा जुडिशरी के लिए, वहाँ साथ साथ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर हमें कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था, जिसको हमने मर्डरर करार दे दिया, वो तो ही इज दी विक्टिम। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया और अपने असूलों पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं की। सदारती रेफरेंस है क्या, ये भी आपको हम बता देते हैं। आपको बताएं कि सदारती रेफरेंस 5 सवालात पर मबनी है। क्या जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा? अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे, ये भी एक सवाल है। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाने का फैसला जानिबदार नहीं था? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सज़ाए मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाहान के बयानात इनको सज़ा सुनाने के लिए काफ़ी थे? आगे बढ़ते हैं, कुछ केसेस की बात करते हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई की 6 अबूरी ज़मानतों में 19 दिसंबर तक तौसीक़ कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की ज़मानत में भी 2 जनवरी तक तौसीक़ कर दी है। दौरान समाअत वकील ने कहा कि यह जानबूझकर साबिक वज़ीर आज़म को अदालत में पेश नहीं कर रहे। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने कहा कि जहां आप हों वहां अदालत पेश हो जाती है, ये रिवायत आपने डाली है। वकील ने कहा कि दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए मुल्ज़िम का होना ज़रूरी है। जज ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट मंगवाकर अगली तारीख तक तय करता हूँ कि समाअत कहाँ होगी। जुर्मायद नहीं हो सकी, वकलाए सफाई की 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें निपटा दी गई हैं। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात ने अडियाला जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानू कुरैशी और बेटा जैन कुरैशी अदालत में मौजूद रहे। साबिक चेयरमैन पीटीआई की बहनें भी अदालत पहुंची। समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर भी समाअत हुई है। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा है कि किसी और पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस तरह चैलेंज नहीं हुए। पीटीआई पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक कहा गया कि ठीक नहीं हुए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप क्यों इतने एहसास हो रहे हैं। 5 साल पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, हमें अहकाम जारी करने पड़े, तो जो इलेक्शन हुए वो भी शफाफ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर तमाम दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। पीटीआई के वकील अली जफर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का काम इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सर्टिफिकेट देना होता है। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर समाअत कैसे कर सकता है? 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये फैसला करना है और एक सर्टिफिकेट जारी करना है पीटीआई को। आज 7 दिन गुजर गए थे, तो सबसे पहले तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि 7 दिन गुजर गए हैं, आप सर्टिफिकेट इशू कर दें कि इलेक्शन हो गया है और उसके साथ जो बल्ला है उसका निशान पीटीआई को एलोकेट कर दें। क्योंकि आप ये नहीं कर रहे, 7 दिन डिले होंगे तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख है, जो रेपुटेशन है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। पीटीआई बानी मेंबर अकबर एस बाबर कहते हैं कि पीटीआई वकला मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। सबूत के साथ पाकिस्तान बार काउंसिल से रुजू करूंगा। तमाम जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया। पाकिस्तान साफ के वकला जो खुल्लम खुला झूठ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेरे खिलाफ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं हूँ, और इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है कि तमाम अदालती फोरम्स में
जहाँ पे ये झूठ बोलते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन के फैसले और अदालतों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले वो उनके सामने रखेंगे। पीटीआई को ये इल्म है, बखूबी इल्म है कि उनके खिलाफ इस मामले पे फैसले आ चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि अगर बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की गई तो ये ज्यादती होगी। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि जल्द बल्ले का सर्टिफिकेट अलॉट किया जाए। ये मैटर है जिससे बल्ले का इन्हिसार है। हर पार्टी की आइडेंटिटी निशानी होती है, वो पॉलिटिकल सिंबल होता है। बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी अगर बल्ले को छीनने की कोशिश की जाएगी। हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि आप किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम बनाए और आवाम की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करें। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं पुरज़ोर कि आज ही हमारे सर्टिफिकेट को इशू किया जाए। आगे बढ़ते हैं, कराची का रुख करते हैं, जिसके इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरकान राब्ता कमेटी और दीगर ने शिरकत की। नमाज जनाजा में अहले इलाका भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। आपको बताएं कि नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से जो जाँ बहक हुए थे 3 अफराद, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरकान राब्ता कमेटी और दीगर ने शिरकत की, जबकि नमाज जनाजा में अहले इलाका भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहते हैं कि हमने जितना बर्दाश्त करना था वो हमने कर लिया, हमें आग की जानिब ना धकेला जाए। हम लड़ना नहीं चाहते, तारीख गवाह है कि हम लड़ना जानते हैं। अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो शिकस्त सिर्फ आपके हक में आएगी। खुशालपुरम के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं। हमने तो उस आग पर जाकर मट्टी डाली, हमने उस आग को भड़कने नहीं दिया। और ये आज हमारे सब्र का आखिरी पैमाना था, इसको छलकने मत दीजिएगा। अगर आपने हम पर जंग मुसल्लत की तो शहादतें तो हमारे हिस्से में आ सकती हैं, शिकस्त सिर्फ आपके हिस्से में आनी है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल भी गुफ्तगू कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो इस जन्म में वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। बिलावल भुट्टो आज खुद कह रहे हैं कि इन्हें सेलेक्ट कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग हैं पीपल्स पार्टी के, अगर लीडरशिप है तो अपने नीचे के लोगों को लगाम दें। वो बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम बनने के ख्वाब में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। वो ये लड़ाई करके MQM से लड़ाई करके बिलावल भुट्टो जरदारी इस जन्म में तो वजीर आजम नहीं बन सकते कम से कम। अब पता नहीं जो है वो आगे के क्या मामला हों उनके। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रज़ा ने दी न्यूज़ रूम के को एंकर हमारे मेज़बान उबैदुल्ला सिद्दीकी से गुफ्तगू की है और कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी एहतसाब से नहीं घबराई है। हम लाडले होते तो जरदारी साहब 11 साल जेल ना काटते। इलेक्शन मुहिम सिर्फ पीपल्स पार्टी चला रही है। मजीद उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, आइए हम देखते और सुनते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माँ और तवाना आवाज़ शहला रज़ा साहिबा के साथ हम मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि मामलात हैं क्या, और ये जो ख़ास तौर पर नए इल्ज़ामात हैं। 700 अरब रुपए की करप्शन वैसे आप लोगों ने क्यों की है? आपके अपना बहादुर बच्चा बता रहा है। अब अगर कोई ड्यूरिंग ड्यूटी अच्छी परफॉर्मेंस किसी जगह दे तो बड़ों का ये काम है कि उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ करें। अब उसकी मेंटालिटी क्या है, वो किसके सहारे चलता है, क्या मसला है, वो एक अलग बात है। तो लेकिन एक बड़े आदमी का काम होता है कि जिस वक्त जिसने जो परफॉर्मेंस की, मिसाल के तौर पे आप बहुत प्यारे लग रहे हैं इस वक्त, तो ये मुझे कहना चाहिए, आपकी माँ जैसी हूँ मैं। तो लेकिन मुझे क्या पता आप बाहर क्या करके आ रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, किसने भेजा है, तो ये एक अलग बातें होती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि देख लेना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं कि रोज़ाना के हिसाब से, तो वो फिर रोज़ाना के हिसाब से मामलात का हिसाब किताब सही नहीं हो रहा। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि डॉक्टर आसिम पे जब इल्ज़ाम लगाया गया था तो नून लीग से ही आवाज़ आई थी कि भाई इतना तो उसका अपना बजट नहीं है,
तो सिंध का बजट देखें, उनका करप्शन का इल्ज़ाम देखें, और या ये कि मैं ये कह दूं कि ये वही पैसा है जो कश्तियों में से निकला था जो कहीं जमा नहीं हो सका। चलें देखते हैं। सिंध के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंने कहीं नहीं देखा, बल्कि मेरी उनसे मुलाकात जैसे किसी का नॉमिनेशन भरना है या सेनेट का इलेक्शन है उसमें ही हुई। बाकी ये है कि देखें, जो डीप स्टडी नहीं करते वो ये बातें करते हैं। जीडीए हमेशा से ही होता है हमारे सामने, उसमें हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे पाकिस्तान में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते वो हैं, एक जगह हो जाते हैं, वो एक जगह हो जाते हैं। और इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है उसमें मुझे लग रहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बात कही थी, लिखी थी कि जिस रोज़ मुझे दफनाया जाएगा उसके बाद से इस मुल्क में एंटाई भुट्टो और प्रो भुट्टो सियासत होगी। उन्होंने तो 30 साल कहा था, लेकिन शायद वो उस जगह जो है वो प्लेयर्स को जो है वो ओवर एस्टिमेट कर गए थे, वो नहीं दफन कर सके भुट्टो को। नहीं, लेकिन अब तो आजकल तो एक और रेफरेंस जो है वो सियासत हो रही है, अब रेफरेंस जो है वो खुल रहा है, और मुझे यकीन है कि ये वाहिद पार्टी है जो किसी भी एहतसाब से नहीं घबराई और जो अपने मुकदमे को लिए हुए खड़ी है कि जी हमारे लीडर का जुडिशल मर्डर हुआ। अच्छा, यकीनी तौर पर ये मामलात अदालतों में हैं, बहुत पहले हल हो जाने चाहिए थे, लेकिन चलें देर आयत दुरुस्त आयत वाले मामलात हैं। आप इस पूरे मंजर में 16 महीने उस काबीना का हिस्सा रहे जो जिसमें से अब लाडले आपके बकौल पिक हुए हैं, आप क्यों लाडले नहीं बन सके? हम अगर लाडले रहे होते तो घड़ी खुदा बख्श में हमारा कब्रिस्तान आबाद ना होता, हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी को इस तरह से ना निकाला जाता, और हमारे जरदारी साहब जो हैं वो 11.5 साल जेल ना काटते अगर लाडले पे रहते। हमारा एक नज़रिया है और हम उस नज़रिए पे चल रहे हैं, और हमें यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बात सबको समझ आएगी। और फिर अब क्योंकि दिसंबर भी है, लेकिन बात वही है कि हाँ, जहाँ के ज़िया का हमको भी अफसोस है, लेकिन क्या कीजिए, जो राह भी उधर को जाती है मक्तल से गुजर के जाती है। लेकिन सारा कुछ पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किया, उसके बावजूद रिकग्निशन क्यों नहीं है? लोग भी, यानी कराची में काम तासुर ये लिया जाता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के लिए काम नहीं किया। अब कराची में इतना काम हो रहा है, देखिए हमें मुक़्तदर हल्कों को तो नहीं मनवाना, कराची में इतना काम हो रहा है कि कराची में एक चेंज आ रहा है, और वो क़ुव्वतें 18 वाला चेंज तो नहीं है। नहीं, हम जो हैं वो लोगों के दिल फतह करते हैं। अब वो लोग जो कि ठप्पों से जीत जाते थे, और हम जब भी कहते थे कि लोग इनसे नफ़रत करते हैं, आज वो इतने मजबूर हो गए हैं कि अलाइंसेस बनाते फिर रहे हैं। और हम इसके बावजूद कि अगर आपको मैं मिसाल दूं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, हम यहाँ से कभी भी नहीं जीते, लेकिन हमने यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो तरक्की के प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा लगाए हैं, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी और ईस्ट में, कि लोग जो हैं वो हैरान के साथ परेशान हैं। आप 8 फरवरी को किस हद तक परेशान करेंगी लोगों को, यानी पीपल्स पार्टी? मैं समझती हूँ कि इस वक्त सिर्फ कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चला रही है। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? बाकी लोग समझ रहे हैं कि जिनके मामला तयशुदा है उनकी ट्रेन में बैठ जाएं। यानी एमकेएम उस ट्रेन में सवार हुई है जिनकी बात हो गई। सारी पार्टीज जो उस ट्रेन में सवार हो रही हैं। तो आप तो मफाहमत के बादशाह तस्वुर होते हैं। मफाहमत अलग चीज़ है, सियासत में मफाहमत है, मफाहमत से सियासत नहीं। कितनी सीटें होंगी? क्योंकि वो कहते हैं कि वज़ीर आला इस बार जीडीए और मुत्तहिदा मिलकर बनाएगी। देखिए, उनका हमेशा ख्वाब होता है, जब से जीडीए बनी है हर साल उनके सीटें कम हो जाती हैं, और उनके यहाँ से बाकायदा लोग हमारे यहाँ आते हैं और लड़ते हैं इलेक्शन और जीतते हैं। और जहाँ तक मुत्तहिदा की बात है तो अभी तो कुछ ही लोग आए हैं, अभी वक्त कुछ आगे बढ़ेगा, 10-12 दिन में आप देखेंगे कि मज़ीद लोग भी आ जाएंगे, शामिल हो रहे हैं। ग्राउंड पहले ही उनके पास नहीं है। ग्राउंड आपके पास है, ग्राउंड उनके पास, ये लेवल नहीं है आपकी बकौल? नहीं, उनके पास नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड सपोर्ट उनकी ख़त्म हो चुकी है। कराची वाले अमन चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमन कायम रखा। चलें देखते हैं इलेक्शन डे पे क्या होता है। बहुत शुक्रिया शैला साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। इंतखाबात की आमद है और ऐसे में तमाम सियासी जमातें हमें मुतहरिक नज़र आ रही हैं। गुजरावाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंडाल सजा लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पंडाल में जियालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज यहाँ पे खिताब करने वाले हैं। गुजरावाला में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज कहते हैं कि आम इंतखाबात के फेयर एंड फ्री होने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत ज़रूरी है। झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। सबको मिलकर लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से जामे हिकमत अमली अपनानी चाहिए। झूठे केस बनाकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, कौम से झूठ बोला गया, तो मैं तो ये नहीं कहता। जिन लोगों ने झूठे केस बनाए, आज अल्लाह का निज़ाम है कि वो भी कटहरे में है। तो इस मुल्क का वक्त कीमती है, इस आवाम का वक्त कीमती है। हम सबको मिलकर लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से और मईशत के हवाले से एक जामे हिकमत अमली बनानी चाहिए। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरी उम्मीद भी है और मेरी दुआ भी है कि इलेक्शन वक्त होंगे। मईशत के हवाले से आपको बताएं, कराची स्टॉक मार्केट में तेज़ी का सिलसिला जारी रहा। मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर 414 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। KSE 100 इंडेक्स 66,426 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में इंडेक्स तेज़ी के बायस 66,604 की बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ है। तो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपको हम बता रहे थे। इसके साथ साथ अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कमेटी के इजलास के बाद किया गया है। तो मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद के हवाले से कहा गया है कि 22% पर बरकरार रहेगी, इसको बरकरार रखा गया है। स्टे विद अस। जलाल महमूद साहब फ़लस्तीनी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गज़ा की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। जलाल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जलाल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, जंग बंदी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। अगर हम अमेरिका की बात करें तो ढिठाई के साथ वो इसराइल की हिमायत भी जारी रखे हुए है। ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, गज़ा की क्या सूरत हाल है, वहाँ के शहरी कैसे हैं, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहली बात तो मैं आपका जो सवाल का दूसरा जो हिस्सा है कि मौजूदा सूरत हाल इस वक्त गज़ा में, आप यकीन करें कि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं इस हालात के बारे में बयान कर सकूं, लेकिन बयान करने से कासर हो चुका हूं। क़यामत सुग़रा के मनाजर है, फ़लस्तीनी का कत्ल आम किया जा रहा है। खास तौर पर अभी भी आप देख रहे हैं कि मौसम का हालात भी और भी मतलब सर्दी और बारिश, वहाँ पर भी ऊपर से ये भी अलग मसला है। फ़लस्तीनी जो शहीद इस वक्त का तादाद जो रजिस्टर है वो 20,000 के करीब है, और जो मलबा के नीचे जिनका तादाद हज़ारों में है वो भी तकरीबन मेरे ख्याल 10 से 12,000 है। लोग वहाँ इस वक्त भूख है, प्यास है, दवाई नहीं है, खाने पीने की चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसराइल दो तरफ से फ़लस्तीनियों पर, गज़ा के अवाम के ऊपर हमला कर रहा है। एक फ़ज़ाई हमला है और एक ज़मीनी हमला भी है। अवाम, आप यकीन करें कि मनाजर दिल दहलाने वाले मनाजर है। छोटे छोटे बच्चे, जलाल साहब, हम हर रोज़ जब अपना सोशल मीडिया खोलते हैं तो इस तरह की वीडियो सामने आती हैं कि जो वाकई जो देखी नहीं जा सकती, और हमारे मासूम बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। गज़ा की तबाही को जर्मनी की वर्ल्ड वॉर 2 की जंग से भी बदतर करार दिया गया है। जी जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रही है। आप यकीन करें, यकीनन आप लोग जो पाकिस्तान की मीडिया है, आप लोगों को जो खबरें मिलती है या सोशल मीडिया पे जो वीडियोस, आपको यकीन करें मैं कहता हूँ कि ये कोई 10-15% भी नहीं है जो मुझे मिलते हैं, क्योंकि मेरी अपनी रिपोर्टर्स है, जो 12-13 रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद है गज़ा के अंदर, कोने कोने भी मौजूद है, और वो मुझे अपडेट करते रहते हैं, लम्हा बलम्हा मुझे अपडेट करते हैं। सूरत हाल बहुत ही खराब है। ऊपर से भूख प्यास अलग है, कत्ले आम अलग है, लोगों को नकली मकाने मजबूर कर दिया गया है। इस वक्त आधा से ज्यादा गज़ा महसूर हुआ जनूब की तरफ है। अब यहाँ तक भी
जहाँ इन लोगों को हुक्म दिया वहाँ जाने के, जिस इलाके में जाने का हुक्म दिया था बिल्कुल जलाल साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस इलाके में जाने का हुक्म देते हैं वहाँ पे भी बमबारी कर दी जाती है। बहुत शुक्रिया जलाल महमूद साहब, आप हमें एग्जैक्ट गजा की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। अभी बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, कमर जमान कारा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन फिर तारीख ने देखा कि मेरे चेयरमैन ने उस नौजवान चेयरमैन ने हिंदुस्तान में खड़े होके जिस तरह कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, जिस तरह भारतीय कसाब बुचरफ। न्यूज़ रूम से आज तक के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।